हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। ठीक है, यूपी स्कॉलरशिप के बारे में मैं आप लोगों को हर एक पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ। चाहे फिर आप फ्रेशर हो, यानी कि फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो, या फिर आप अपना रिन्यूअल करने जा रहे हो, किसी भी कंडीशन में आप अप्लाई कर रहे हो, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। हर एक कैटेगरी के बारे में बता रहा हूँ। कितना अमाउंट आपको यहाँ पे आता है, किस तरीके से आता है, कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि हर बार देखने को मिलता है काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्कॉलरशिप नहीं आता है, और आता भी है तो बहुत बच्चों को काफी डिले हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां की हुई होती है। बाद में फिर करेक्शन कराना पड़ता है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि करेक्शन में भी ठीक नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए आप लोगों को बड़ा सोच समझ करके ध्यान में रखते हुए हर एक चीज को यहाँ पे अप्लाई करना होगा। एक छोटी सी मिस्टेक भी आपका जो भी अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है यदि आप बीटेक वगैरह कर रहे हैं और आपकी फीस 50,000 से एबव है, यानी कि आपकी फीस जो भी यहाँ पे जा रही है कॉलेज में, ट्यूशन फीस 1 लाख या 1 लाख से अबव 50,000, इस तरीके से अमाउंट आपका जाता है, तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे 50,000 प्लस यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलता है। और स्कॉलरशिप दो कैटेगरी में आ रही होती है, और कितने बार आपको ये प्रोवाइड की जाती है, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इस वीडियो को आप एक बार लास्ट तक देख लोगे तो यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, ठीक है, जो भी आपकी बेसिक क्वेरीज हैं उनके रिगार्डिंग आपको कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हालांकि मैं आपको टाइम टू टाइम हर एक अपडेट देता रहता हूँ, क्या चीजें नहीं हो रही हैं, क्या चीजें आपको नहीं करनी है और क्या चीजें करनी है उसी टाइम पर, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, तो हो हालांकि जो भी बच्चे हमारे साथ प्रीवियस ईयर से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे पिछले साल के या उससे भी पहले वीडियोस देखे हुए हैं, तो उनको तो पूरा आइडिया है ऑलरेडी। लेकिन जो बच्चे नए हैं उनके लिए काफी चीजें यहाँ पे नई होंगी, और वो इसको अच्छी तरीके से देखोगे तो डेफिनेटली आपको काफी हेल्प यहाँ पे हो रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन फिक्स आपको पता है कि आप यहाँ पे एलिजिबल तभी हो जब आपका जो भी, यानी कि 1 साल का फैमिली इनकम है जो वो 2 से 2.5 लाख से कम हो। यदि उससे ज्यादा है तो उसके लिए आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, लेकिन SC ST कैटेगरी में हो तो आपका ये 3 लाख तक भी चला जाता है। लेकिन कुछ ये नहीं है कि यूपी स्कॉलरशिप ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड होता हो। इसके अलावा और भी मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन एक चीज आपको याद रखना होगा, यदि आप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो आप लोगों के पास सिर्फ, यानी कि एक ही ऑप्शन रहता है। चाहे आप NSP के थ्रू अप्लाई करिए, या आप यूपी गवर्नमेंट के थ्रू अप्लाई करिए, या फिर किसी अदर स्टेट के आप स्कॉलरशिप ले रहे हो। ओवरऑल यदि गवर्नमेंट से आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको एक जगह पर ही अप्लाई करना होगा। मल्टीपल टाइम यानी कि मल्टीपल जगह पे आप करोगे तो फिर आपको चांसेस है कि कहीं से भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो आपका डेटा है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, सब कुछ आपका आधार कार्ड से लिंक होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ जितने भी बच्चे हैं, देखिए, चाहे आप SC कैटेगरी के हो, ST हो, EWS, OBC, जनरल, माइनॉरिटी, किसी भी कैटेगरी के हो, हर एक कैटेगरी के लिए अलग एक डिपार्टमेंट होता है, और उसी के अकॉर्डिंग ही आपका स्कॉलरशिप यहाँ पे यानी कि प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो बच्चे फ्रेशर हैं एकदम, उनको किस तरीके से अप्लाई करना है। सबसे पहले ये यूपी स्कॉलरशिप का जो भी आपको इंटरफेस दिख रहा होगा, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जैसे ही आप जाते हो, स्टूडेंट वाला सेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस पे जाने के बाद देखिए रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल और करेक्शन टू जनरल। ठीक है, ये आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल दिख रहे होंगे। अब इसमें से रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही जाते हो तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस अगेन देखने को मिल जाएंगे। 4 सेक्शन यहाँ पे बने हुए हैं, जिनमें से देखिए समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश और SC ST जनरल कैटेगरी। इन जो भी बच्चे SC ST और जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं उनको यहाँ से अप्लाई करना होगा। अब इसमें भी देखिए अलग से डिवीजन बनाए हुए हैं, अलग से सेक्शंस हैं। ये हो गया आपका, देखिए प्री मैट्रिक हो गया, पोस्ट मैट्रिक, इंटर, ठीक है, इंटरमीडिएट, और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। तो 4 सेक्शन यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब क्या क्या इनका मतलब है, प्री मैट्रिक आपका 9th 8th 9th वाला हो गया, पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट ये आपका हो गया 10th और 11th तक का। ठीक है, सॉरी 12th तक भी इसमें आ जाता है पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट में। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट इसमें आता है आपका जो भी आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट यानी कि अंडर ग्रेजुएशन में हो, आप चाहे बीटेक, BCom, BSc, BCA, ये जितनी भी डिग्रियां होती हैं, यदि आप इसमें एनरोल करते हो तो आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, यूपी के अलावा बाहर के बच्चे हैं, उनको यहाँ से अप्लाई कर देना होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल स्क्रैच से बता रहा हूँ आपको। हो सकता है कि आपको ये सारी चीजें पता हो, लेकिन कुछ बच्चे होंगे डेफिनेटली उनको नहीं पता होगा हर एक पॉइंट के बारे में, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इस यानी कि जो भी प्लेटफॉर्म है इससे वो रूबरू हो रहे हैं, तो उनको ये चीजें बताना थोड़ा ज्यादा जरूरी बनता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे 4 OBC कैटेगरी। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट रहता है कि पिछड़ा वर्ग में क्या जो मुस्लिम हो गए या फिर आपका सिख, जैन, पारसी, क्या ये भी पिछड़े वर्ग में आते हैं? तो ऐसा नहीं है। देखिए, OBC अदर बैकवर्ड कास्ट अलग होता है, और आपका माइनॉरिटी सेक्शन अलग से इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। कहीं कहीं पर के मुस्लिम कम्युनिटी को OBC में डाला हुआ होता है,
तो कहीं पे इनको अलग से कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे वही सीन है, ओबीसी वाले बच्चों को यहाँ से अप्लाई करना होगा। यहाँ पे जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में, ये याद रखना। सिर्फ एससी एसटी और जनरल कैंडिडेट अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये हो गया अल्पसंख्यक के लिए। अब अल्पसंख्यक में कौन कौन आता है ये ऊपर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अल्पसंख्यक में आते हैं आपके मुस्लिम, सिख, ठीक है, उसके अलावा ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी। ये कैटेगरी यहाँ पे आपकी माइनॉरिटी सेक्शन में आ रही होती है, तो जो बच्चे इस कैटेगरी में आ रहे हैं वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फोर्थ सेक्शन है समाज कल्याण विभाग, ये आपका जो भी है स्वच्छ पेशे में लगे माता पिता अभिभावक की कक्षा 9 और 10 में अध्ययनरत बच्चों के लिए। तो ये 9 10th वाले बच्चों के लिए अलग से सेक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अब आपको एक बेसिक आइडिया लग चुका होगा, ठीक है, कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो ये हो गया, जो भी बच्चे यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे होंगे तो वो यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे। सपोज करो मैं यहाँ पे माइनॉरिटी सेक्शन में जाता हूँ, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर पे क्लिक करता हूँ, तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से आपको डेटा फिल करना है, बेसिक बेसिक चीजें आपको फिल करनी रहेंगी। उसके बाद जैसे ये फिल कर देते हो, देन आपको अपना जो भी स्कोर रहा है 10th 12th का, या फिर आपका जो भी जिस ईयर में हो उसमें आपका रिजल्ट वगैरह आया होगा या नहीं आया होगा, तो आपका वहां पे प्रमोटेड या फिर वहां पे पास करके ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। तो वहां पे अपना डेटा आप फिल कर दोगे। एक चीज याद रखना, डेटा फिल करते समय सपोज करो आपकी 10th में परसेंटेज है 86.53, तो आपको 86.53 ही लिखना होगा। अगर जो आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक की, आपने 83 रख दिया उसको, या 86 है आपकी तो 86.5 कर दिया, 3 को छोड़ दिया, या 86 ओनली लिख दिया, तो डेफिनेटली आपका करेक्शन आएगा। और करेक्शन टाइम पे जो आपको टाइम दिया जाएगा, मुश्किल से 3 से 4 या 5 दिन का टाइम मिलता है। उस टाइम ड्यूरेशन में यदि आपने चीजों को ठीक कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज आपका जो भी स्कॉलरशिप है वो नहीं आएगा, और जो आपका डेटा है वो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा या ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल ये है कि आपका स्कॉलरशिप यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो डेटा फिल करते समय ध्यान रखना, एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज को बड़े ध्यान से फिल करना। आपका चाहे 10th का रोल नंबर हो, 12th का रोल नंबर हो, या आपका सीजीपीआई हो, या फिर आपका 10th 12th के मार्क्स हो, हर चीज को काफी केयरफुली आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद अपनी अकाउंट डिटेल्स अच्छी तरीके से डालनी होगी, क्योंकि अकाउंट डिटेल वही डालनी है जिसमें भी आपका अमाउंट आएगा। और अकाउंट डिटेल के रिगार्डिंग में आपको और भी कई चीजें यहाँ पे बताऊंगा, जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे जुड़े रहोगे और चीजें होती रहेंगी। क्योंकि देखो, बच्चों के मन में डाउट रहता है कि क्या उनका जो बैंक अकाउंट है, जिस कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं, क्या उसी कॉलेज से ओपन कराना मैंडेटरी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका चाहे किसी भी स्टेट में या किसी भी कॉलेज के थ्रू या फिर किसी भी आपका डिस्ट्रिक्ट के थ्रू आपका अकाउंट ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ये है कि जो आपका आधार कार्ड है वो सीडेड होना चाहिए, वो उससे लिंक होना चाहिए। जिस भी बैंक अकाउंट से आपका आधार कार्ड लिंक है, पैसा उसी अकाउंट में आएगा। फिर चाहे आपने, देखिए, कंडीशन इस हद तक आती है, फिर चाहे आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते समय, जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस टाइम फिर आपने चाहे कोई भी वहां पे अकाउंट डाला हो, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो फॉर्म फिलिंग के समय आपने जो भी अकाउंट डिटेल डाली होंगी उसमें पैसा नहीं आएगा, अगर जो आपका आधार कार्ड दूसरे अकाउंट से लिंक है। ओवरऑल कहने का मकसद यह है कि जिस भी अकाउंट से आपका आधार कार्ड लिंक होगा, ठीक है, जिस भी बैंक अकाउंट से आधार आपका लिंक होगा, पैसा उसी अकाउंट में जाएगा। फिर चाहे आप यूपी स्कॉलरशिप की साइट पर कोई भी अकाउंट डालिए। अब डाउट ये आ रहा होगा कि जब हम वेबसाइट पर दूसरा अकाउंट डाल देंगे तो फिर पैसा दूसरे अकाउंट में क्यों आएगा? क्योंकि जो वहां पे आप अपना आधार कार्ड लगाते हो यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे, उसी से सारी चीजें डिसाइड होती है। उसी के थ्रू ही ये डिसाइड किया जाता है कि आपका आधार कार्ड कौन से बैंक से लिंक है, और उसी में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन कोशिश करना कि आप पहले पता कर लेना कि आपका आधार कार्ड कौन से बैंक अकाउंट से लिंक है, उसी में ही आपको, यानी कि वही डेटा आपको यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे डालना होगा। अब कैसे पता करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए भी इन्होंने वेबसाइट पर ही दिया हुआ ये चीज, किस तरीके से आप ये पता लगाओगे, ठीक है। उसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे आप इसके होम पेज पे आते हो, ठीक है, होम सेक्शन पे आते ही यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। देखिए, यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे, चेक योर आधार सीडिंग स्टेटस। तो यहां से आप लोग चेक कर सकते हो कि जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। यदि लिंक नहीं है तो उसको आप लिंक करा लीजिए, अपना बैंक जाकर के जो भी अपना आधार कार्ड वगैरह है उससे उसको लिंक कराइए। और आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स है तो आप चेक करिए कि आपका जो भी यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा, ओटीपी डालना होगा, उसके बाद आपका दिख जाएगा कि आपका किस अकाउंट से एक्टिव है आपका जो भी आधार सीडेड है, ठीक है। तो वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे जो ये सेक्शन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको नोटिस आते रहते हैं
कि आपका प्रेजेंट नोटिस क्या चल रहा है, यानी कि आपका जो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपको हर एक चीज यहाँ पे बताई जा रही होती है कि आपका शेड्यूल क्या रहने वाला है। हर एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपका पूरा शेड्यूल चलता है। हालांकि डेट वगैरह एक्सटेंड होती रहती है, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो भी इनका अपडेट आ रहा होता है। ठीक है, तो फिलहाल सपोज करिए मैं किसी भी एक पे क्लिक करके, सपोज करो मैंने पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर इस पे क्लिक कर दिया है, जो कि ओबीसी कैटेगरी के लिए शेड्यूल है। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज देखने को मिल रही होगी कि कब क्या करना है। देखिए, सबसे पहले मास्टर डेटा सत्यापित तथा लॉक करने की कार्यवाही। तो ये जो भी चीजें हैं, ये आपके लेवल से नहीं है, ये कॉलेज के लेवल पे चीजें सही करी जाएंगी, तो इनसे आपको कुछ खास लेना देना नहीं है। उसके अलावा जो आपके काम की चीजें हैं, जो आपके लिए डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की प्रक्रिया। तो जो भी आपको आवेदन करना रहेगा, जो भी आपको एनरोलमेंट करना रहेगा, रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, उसके लिए जो टाइम दिया हुआ है 20 जुलाई से लेकर के 20 नवंबर। हालांकि डेट एक्सटेंड होगी, डेफिनेटली होगी, ये दिसंबर के लास्ट तक जाएगी डेट। लेकिन आप लोगों को अपना जो भी चीजें हैं 20 नवंबर से पहले पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना है, बाद में साइट वगैरह का प्रॉब्लम आता है। और यहाँ पे देखिए, अभी कुछ दिन पहले तक साइट ओपन नहीं हो रही थी, अभी इतना हो गया है कि आप जो भी प्रीवियस ईयर वाले बच्चे हैं या जो भी उससे पहले वाले बच्चे हैं, वो रिन्यूअल वाले सेक्शन में जाके अपना लॉगिन कर सकते हैं, अपना चीजों को देख सकते हैं और काफी चीजें वो कर सकते हैं यहाँ पे अपडेट वगैरह। लेकिन पूरी तरीके से साइट अभी भी एक्टिव नहीं है। जो बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि उनका जो भी चीजें सही नहीं हो रही है, या करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, या वो अपना डेटा फिल नहीं कर पा रहे हैं, या फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते समय वो अपना डेटा एंट्री ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ सेक्शन में अभी प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का रोल नंबर नहीं ले पा रहा है, किसी का मार्क्स डालने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो किसी का लॉगिन में ही प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का यूजर नेम और पासवर्ड मिसमैच बता दे रहा है। तो इन प्रॉब्लम से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये अभी कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम्स रहेंगी। उसके बाद जैसे ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद अगेन मैं आपको अपडेट कर दूंगा। देखिए, यदि आप यहाँ पे जुड़े रहोगे, इस चैनल के साथ जुड़े रहोगे, तो डेफिनेटली आपकी पूरी हेल्प हो रही होगी। प्रीवियस ईयर में मैंने समाज कल्याण जा करके बच्चों का स्कॉलरशिप दिलवाया है, और वहां जाके उनके अकाउंट का जो स्टेटस है उसको करेक्ट कराया है। बच्चों को खुद मैंने भेजा है कि आप वहां जाइए, ये चीजें बोलिए, ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, इस तरीके से चीजों को सही कराया है। क्योंकि आपको भी पता है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि 10-5 हजार रुपए आता हो अकाउंट में, आपको पता लगभग यहाँ पे 60 से 70 हजार रुपए आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो इतना ज्यादा अमाउंट, यानी कि 60 से 70 हजार रुपए आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। तो कुछ छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स ना करते हुए यदि आप चीजों को करते हो, तो डेफिनेटली आपके अकाउंट में ये जो भी अमाउंट है वो पहुंच जाएगा। ठीक है, कोई संदेह वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने सुना है कि यार स्कॉलरशिप आती ही नहीं है, मैंने पिछले साल भी डाला, इस साल भी डाला, आप चेक नहीं करते हो टाइम पे, आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है या कुछ करेक्शन आता है, उस टाइम पे आप उसको सही नहीं कर पाते हो। अभी करेक्शन किस किस तरीके से होते हैं, जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़े रहोगे आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। देखिए, ये भी एक प्रॉब्लम आता है बच्चों का। कुछ बच्चे होते हैं लाइक जो, यानी कि एक ही पेरेंट्स के 2 या 3 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और वो सेम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। सपोज करो यूपी स्कॉलरशिप के लिए किसी भी पेरेंट्स के 2 बच्चे यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं, तो उनका प्रॉब्लम आता है उन दोनों बच्चों का ही जो करंट स्टेटस है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है डुप्लीकेसी का, कि डुप्लीकेट योर इनकम सर्टिफिकेट, इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्योंकि आपके मम्मी पापा का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो एक ही है, और बच्चे ने 2 जगह वो अप्लाई किया है, क्योंकि 2 बच्चे उसके पढ़ रहे हैं। तो उस वजह से वो एरर आता है, और यदि आप उसको टाइम रहते हुए ठीक नहीं करते हो, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, स्कॉलरशिप नहीं आ पाती है। और यदि उसको सही कर लेते हो, तो दोनों बच्चों की स्कॉलरशिप डेफिनेटली आ रही होती है। अब ये किस तरीके से सही करनी होती है, क्या करना होता है, टाइम आने दो, सारी चीजें बताई जा रही होंगी। और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ बच्चों का मार्क्स नोट मिसमैच आता है, किसी बच्चे का यानी कि जो भी एनपीसीआई के थ्रू प्रॉब्लम आता है, किसी बच्चे का आधार कार्ड से प्रॉब्लम, आधार कार्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही होती है। ठीक है, मेरे पास कम से भी कम 15 से 20 कैटेगरी की प्रॉब्लम्स हैं। वो तब आ रही होती है जब आपको लग रहा होता है कि मेरा सब कुछ सही है, सब कुछ मेरा ओके है, तब वो प्रॉब्लम मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग टाइम टू टाइम अपना करंट स्टेटस चेक करते रहना। कोई भी प्रॉब्लम आती है तुरंत मेरे से कांटेक्ट आप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सअप का एक ग्रुप भी हम लोगों ने बनाया हुआ है यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। कम्युनिटी पोस्ट में जाके आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। और यही पर देखिए, जो स्कॉलरशिप है वो 2 तरीके से आपको मिल रही होती है। एक होता है आपका फी रीइंबर्समेंट, ठीक है, उसको आप बोल सकते हो, यानी कि आपका जो भी आपने फीस यहाँ पे किया है, जो शुल्क शुल्क प्रतिपूर्ति बोलते हैं उसको, जो भी आपने फीस पे किया है उसका कुछ पार्ट आपको वहां पे एज ए यानी कि शुल्क प्रतिपूर्ति में मिल जाता है फी रीइंबर्समेंट में। और एक मिलता है आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट, जो कि आपका यहाँ पे छात्रवृत्ति होता है। वो आपको कहीं 6 से 7 हजार रुपए या 5 हजार रुपए देखने को मिल रहा होता है, और 50 से 60 हजार रुपए आपका जो भी फी रीइंबर्समेंट है वो देखने को मिल जाता है।
ये मैं जो भी बात कही है ये ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी के लिए है, ठीक है। जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी। यदि हम बात करें एससी एसटी वाले बच्चों के लिए, तो इनके लिए जो स्कॉलरशिप है, पहली बात तो 2 इंस्टॉलमेंट में आती है, ठीक है। इनकी 2 इंस्टॉलमेंट आती है, और उसके अलावा जो इनका टोटल अमाउंट आता है वो आप मान के चलिए लगभग 90,000 रुपए से लेकर के इनका 1,10,000 या 1,09,000 रुपए तक इनको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये अमाउंट इनको देखने को मिलता है जो भी एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चे हैं। तो आप लोग गलतियां बिल्कुल भी मत करना। ओवरऑल मेरा बताने का मकसद इतना सा है कि जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो अपना यूपी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर दीजिए। जो भी डेट एंड टाइम्स है वो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। उसके अलावा क्या करना होगा, जैसे आप ये चीजें कर देते हो, देन फिर उसके अलावा शिक्षण संस्थान स्तर से छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को सत्यापित किया जाएगा और उसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, और जो उसके लिए इन्होंने टाइम दिया हुआ है, ठीक है, उसके लिए जो टाइम इन्होंने दिया हुआ है 15 सितंबर 2024 से लेकर के 24 नवंबर, ठीक है, तब तक ये कॉलेज अपना डेटा को आगे फॉरवर्ड कर चुका होगा, जो भी चीजें आपने यहाँ पे प्रोवाइड की होंगी। देन उसके बाद क्या होगा, विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अपलोड किया जाना। अब 25 नवंबर तक क्या चीजें होंगी, जो भी आप लोगों ने डेटा वहां पे दिया है और कॉलेज के पास जो आपका रिकॉर्ड है उसको वो मैच करके, या फिर जो भी आपने डेटा दिया है उसको एज इट इज वो आगे के लिए फॉरवर्ड कर देंगे, रिजल्ट को आपका अपलोड कर देंगे, ठीक है। जो भी यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है, स्टूडेंट के लिए अलग पोर्टल होता है और कॉलेज के लिए अलग पोर्टल होता है, तो वो अपने पोर्टल से चीजों को वहां पर डाल देंगे। फिर उसके बाद आपका एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी होगा जो कि 25 नवंबर तक हो जाएगा। देन उसके बाद आगे जो भी प्रोसेस होगा, आप जो उसके लिए आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन किया जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बात किया था। किसी भी कारण आपसे कोई भी गलतियां हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, किसी भी डेटा को एंटर करते समय कोई प्रॉब्लम आ गया है, या फिर आपका डुप्लीकेसी आ गया, या दो भाइयों ने, दो बहनों ने, एक भाई एक बहन ने किसी एक सेम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम अकर हो सकता है। तो उसके चलते हुए कोई भी करेक्शन आता है तो उसका आपको रिजोल्यूशन 6 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक करना होगा, ठीक है। इस टाइम ड्यूरेशन में आपको करेक्शन करना होगा। देन करेक्शन करने के बाद आपको अगेन प्रिंट आउट निकालना है, फिर उसको वहां पे जमा करना रहेगा। जमा करने के बाद कॉलेज उसको आगे फिर अगेन फॉरवर्ड करेगा, फिर से उस पर एनआईसी स्क्रूटनी होगी, एनआईसी के थ्रू वो फिर से जांच किया जाएगा। देन आगे के लिए फिर वो जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सत्यापित के लिए वो भेज दिया जाएगा। देन उसके बाद फिर क्या होगा, राज्य एनआईसी द्वारा मांग सर्जन, यानी कि फिर ओवरऑल ये टाइम आ चुका है आपका स्कॉलरशिप मिलने का 15 जनवरी से लेकर के, यानी कि 15 जनवरी से तक आपका मांग सर्जन हो जाएगा। जो भी अमाउंट कितना हुआ, कितने बच्चों का डेटा वगैरह सब प्योरीफाई होकर के कितना अमाउंट उनको जाना चाहिए, कितने बच्चे इसके लिए एप्लीकेबल है, कितने बच्चे एलिजिबल हुए हैं, उस सबको देखते हुए और लास्ट आपका 20 जनवरी तक आपका जो भी स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये और है, इस बार आप लोगों के लिए बेस्ट एडवांटेज ये है, आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस ईयर भी देखा, उससे पहले भी ओबीसी, ठीक है, जनरल एंड माइनॉरिटी, इन बच्चों का जो भी है एक चांस दिया जाता है स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन इस बार से आप लोगों को 2 बार अप्लाई करने का मौका मिलेगा। हालांकि आपको स्कॉलरशिप 1 टाइम ही मिलेगा, लेकिन अप्लाई 2 बार कर सकते हो। जिन बच्चों का कुछ प्रॉब्लम रह गया होगा, या रिजल्ट नहीं आया होगा, या कुछ और प्रॉब्लम रहा होगा, तो वो या अप्लाई नहीं कर पाए, तो उनको एक और मौका यहाँ पे दिया जाएगा। उधर प्रीवियस ईयर में से ही आपको एससी एसटी वाले बच्चों को तो मल्टीपल ऑप्शन मिलते ही थे और स्कॉलरशिप भी 2 बार आता है, लेकिन इस बार से आई थिंक उनके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पे कर दिए हैं, ठीक है। वो उसके बारे में भी मैं बता दूंगा, ठीक है। ये चीजें आपकी हो जाएंगी। देन उसके बाद आपका द्वितीय चरण आएगा, उसके बारे में मैं बता दूंगा। अभी वो डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले इन्होंने ये चीजें डाली हुई थी द्वितीय चरण के लिए। लेकिन अभी आप अपने मन में सिर्फ यही लेके चलिए कि आपके लिए फर्स्ट चांस है, आप सेकंड चरण के लिए बिल्कुल भी वेट मत करना। जो भी चीजें हैं इसी चरण में, प्रथम चरण में ही, फर्स्ट फेज में ही सारी चीजें करनी होंगी, ठीक है। तो ओवरऑल ये चीजें रहती है, ये प्रोसेस रहता है। इसके बीच में और क्या क्या चीजें हो रही होती हैं वो सारी चीजें मैं आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे बताता रहूंगा। उस चीज के लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, या तो अप्लाई करने में या किसी और चीज में कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये चैनल आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। और मेरे जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, या मेरा जो भी मुझ तक किस तरीके से रीच करोगे, क्या आपकी क्वेरीज है उनका कैसे आपको रिजोल्यूशन चाहिए, या तो कॉमेंट में बता सकते हो, वहां भी आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सअप नंबर, हर एक सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप मुझ तक रीच कर सकते हो। आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे, या फिर जो भी आने वाले डाउट्स हैं, वो सब मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। अभी के लिए ये जितना भी मैंने आपको बताया, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।